तो दुनिया में ना एक बिल्कुल नया खेल शुरू हो गया है। ये खेल है असली दौलत का, मतलब जमीन और उसमें जो खजाना छिपा है उस पर कब्जे का खेल। चलिए इसी को समझते हैं कि ये जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख रहा। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि वेस्टर्न देश दशकों से एक तरह से कह लीजिए नींद में चल रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वो एक बहुत बड़ी और खतरनाक निर्भरता के जाल में फंसते चले गए। तो सवाल ये है कि जब उन्हें इस नींद से जबरदस्ती जगाया जाता है तब क्या होता है। आज की ये जो पूरी एनालिसिस है ना, वो इसी की कहानी बताती है। एक ऐसी कहानी जिसका असर दुनिया के नक्शे से लेकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन तक हर जगह पड़ रहा है। और देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लीडर से जो बने बनाए नियमों को मानता ही नहीं है। कुछ लोग उन्हें खतरा मानते हैं, तो वहीं दूसरे लोग उन्हें एक बहुत बड़े बदलाव की वजह समझते हैं। तो एक्सपर्ट्स इस लीडर को दो अलग अलग तरीकों से देखते हैं। एक नजरिए से तो वो एक सनकी हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसा कैटलिस्ट, मतलब एक ऐसा उत्प्रेरक भी समझा जाता है जो अपने ही सहयोगियों को उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर रहा है जिन्हें वो इतने सालों से नजरअंदाज करते आ रहे थे। अब इस पूरी उथल-पुथल का जो पहला और सबसे बड़ा असर है वो पड़ता है यूरोप पर। सालों से जो उनकी सिक्योरिटी की गारंटी थी ना, वो अब डामाडोल होने लगी है। जरा सोचिए, दशकों तक यूरोप की तरक्की की एक बड़ी वजह ये थी कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा रखी थी। इसका फायदा क्या था? फायदा ये था कि उन्हें अपनी मिलिट्री पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। और यहीं पर एंट्री होती है इस 2% के आंकड़े की। देखिए, नेटो का एक सीधा सा नियम है कि हर मेंबर देश अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करेगा। जो चीज पहले सिर्फ एक टारगेट हुआ करती थी, अब वो एक तरह से मजबूरी बन गई है, एक जरूरी शर्त। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? यही कि यूरोपियन देशों को अब अपने डिफेंस बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी करनी होगी। और इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ पैसों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज की मांग में भी एक तूफान आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। देखिए, कोई भी आर्मी सिर्फ पैसों से तो बनती नहीं है। उसे बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल, तांबे से लेकर टाइटेनियम तक सब कुछ। और बस यहीं पर वेस्ट की यानी पश्चिमी देशों की बहुत बड़ी कमजोरी खुलकर सामने आ जाती है। हथियार बनाने की जरूरत ने ना एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। वो ये कि पश्चिम ने अपनी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर की जो नींव है, जो बुनियाद है, वही दूसरे देशों के भरोसे छोड़ दी थी। और सवाल ये है कि ये दूसरे देश हैं कौन? इस पूरी एनालिसिस का सबसे बड़ा दावा यही है कि खेल अब चीन के कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि जो भी जरूरी मिनरल्स हैं, उनको प्रोसेस करने का, उनको तैयार करने का ज्यादातर काम अब चीन में होता है। अब इसके जवाब में वेस्टर्न देश एक नई स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। इसे कहते हैं रिसोर्स नेशनलिज्म या संसाधन राष्ट्रवाद। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि देश अब किसी भी तरह से, चाहे सब्सिडी देकर या नियम बदलकर, अपनी जरूरत की चीजों की पूरी सप्लाई चेन पर दोबारा अपना कंट्रोल चाहते। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। सोचिए, अपनी सुरक्षा के लिए वेस्ट को हथियार बनाने हैं, लेकिन उन हथियारों के लिए जो जरूरी सामान है वो शायद उन्हें अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक राइवल यानी चीन से ही खरीदना पड़े। इस नई सोच ने ना दुनिया के नक्शे को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। अब दूर दराज के बर्फीले इलाके भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेंटर पॉइंट बन गए हैं। और इसी सिलसिले में एक नाम अचानक से सबकी जुबान पर आ जाता है, ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड को खरीदने की बात सुनने में हो सकता है थोड़ी अजीब लगे, है ना? लेकिन इसके पीछे बहुत ही ठोस और गहरे स्ट्रेटेजिक कारण छिपे हुए हैं। देखिए, ग्रीनलैंड की अहमियत दोहरी है, डबल वैल्यू है इसकी। एक तरफ तो ये मिलिट्री के लिहाज से एक बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन पर है, जहां से रूस के जहाज़ों पर नजर रखी जा सकती है, और दूसरी तरफ ये कुदरती खजानों का भंडार है, खासकर उन रेयर अर्थ मिनरल्स का जिनकी आज पूरी दुनिया में जबरदस्त डिमांड है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी एनालिसिस हमें आखिर में किस नतीजे पर पहुंचाती है। देखिए, जब सहयोगी देश ही भरोसे के लायक न रहें,
जब सरकारें अंधाधुंध नोट छापकर पैसे की वैल्यू खत्म कर दें और जब पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर से ही भरोसा उठ जाए, तो लोग क्या करेंगे? जाहिर है वो कागजी वादों से दूर भागेंगे और अपना पैसा उन चीज़ों में लगाएंगे जो असली हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, जिन्हें हम हार्ड एसेट्स कहते हैं, जैसे सोना, चांदी या ज़मीन। ये जो भावना है ये लोगों में फाइनेंशियल सिस्टम के खिलाफ जो गहरी नाराजगी है उसे दिखाती है। लोगों को लगता है कि ये सिस्टम असल दुनिया की ज़रूरतों से बिल्कुल कट चुका है और सिर्फ कागजी खेल खेल रहा है। और यही सोच इस बात को और भी पक्का कर देती है कि दुनिया की पॉलिटिक्स में चाहे कुछ भी होता रहे, एक बात तय है, जब जब कागजी नोटों की कीमत गिरेगी तब असली यानी फिजिकल एसेट्स की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सीधा साधा गणित है। तो आखिर में सवाल बस यही आकर रुकता है कि इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में ज्यादा कीमती क्या है, कागज पर लिखा हुआ एक खोखला वादा या फिर जमीन के नीचे दबी हुई एक ठोस हकीकत? और यही वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया के बाजारों को एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा है।